दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाणी में। दोस्तों शिक्षा ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था राट पब्लिकेशन के माध्यम से, इसका हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और दोस्तों इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्यकाल। मौर्यकाल के 26 क्वेश्चन के आसपास हमने देख लिए थे, एक वीडियो हमने बना लिया था और आज हम उससे आगे इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी मेहनत पहुंच सके। और दोस्तों लास्ट टाइम के अंदर ये वीडियो मैं भी फास्ट तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप और थोड़ी फास्ट स्पीड करके देखोगे, बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे लास्ट टाइम के लिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने काम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 27। दोस्तों सबसे पहले जो आंसर हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद में जो भी समझाने लायक चीज़ें होंगी जो मैं आवश्यक समझूंगा वो आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर ये अपना क्वेश्चन है। अशोक के वृद्ध शिलालेख व उनकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित हैं। यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे उनको अलग अलग भागों में बांटा और उनके अंदर हमने शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख के अंदर उनको विभाजित किया था और शिलालेखों को भी दो भागों में बांटा था, वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख। तो अशोक के जो वृद्ध शिलालेख थे जिनकी संख्या 14 थी, 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, उनकी विषय वस्तु क्या थी, उनसे संबंधित अपने 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अशोक के वृद्ध शिलालेख व उनकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित है। क्या असुमेलित है? यानी 3 ऑप्शन सुमेलित हैं, एक असुमेलित है। चलो ऑप्शन नंबर ए, अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उसके अंदर पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अशोक के प्रथम शिलालेख के अंदर पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात कही गई है। उसमें बताया गया है कि राजकीय पाकशाला के अंदर वर्तमान के अंदर 2 मोर और 1 हिरण रोज मारे जाते हैं और भविष्य के अंदर ये भी बंद कर दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा शिलालेख, दूसरे शिलालेख के अंदर समाज कल्याण से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कुएं खुदवाना, वृक्षारोपण, मार्ग निर्माण और चिकित्सालय बनवाना आदि इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तथा साथ में दूसरे वृत्त शिलालेख के अंदर ही दक्षिणी सीमा पर स्थित जो राज्य हैं जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, श्रीलंका, इनका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है तीसरा शिलालेख, इसके अंदर धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये असुमेलित है, क्योंकि तीसरे वृद्ध शिलालेख के अंदर अशोक ने प्रादेशिक युक्त और रज्जुक नामक 3 अधिकारियों का उल्लेख किया है और यह इसके अंदर इस चीज़ का उल्लेख है कि ये अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष अपने क्षेत्र के अंदर दौरा करेंगे और इन तीनों अधिकारियों के लिए अनुसंधान या अनुसंधान शब्द काम में लिया गया है, जबकि धम्म मात्र का उल्लेख 5वें वृद्ध शिलालेख के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी, चौथा शिलालेख, चौथे शिलालेख के अंदर भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाने की बात कही गई है। बिल्कुल सही बात है, भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध घोष, युद्ध नीति, और धम्म घोष का मतलब है कि धम्म नीति जो अशोक ने लागू की थी यानी शांति की नीति। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, अशोक के वृद्ध शिलालेख व उनकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित है। 3 ऑप्शन है वह सही सुमेलित है, एक असुमेलित है जो हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए देखें, 5वां शिलालेख, इसमें प्रादेशिक युक्त व रज्जु की नियुक्ति का उल्लेख है। दोस्तों यही असुमेलित है क्योंकि 5वें शिलालेख के अंदर धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है, जबकि प्रादेशिक युक्त व रज्जु की नियुक्ति का उल्लेख तीसरे वृद्ध शिलालेख के अंदर है। एक बार हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, छठा शिलालेख, इसके अंदर प्रतिवेदकों, प्रतिवेदक का मतलब होता है सूचना लाने वाले, प्रतिवेदकों को किसी भी समय सूचना लाने का आदेश दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, छठे वृत्त शिलालेख के अंदर अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि वे राजा के पास में किसी भी विषय में कभी भी सूचना लेके आ सकते हैं। ऑप्शन सी है 7वां शिलालेख, इसके अंदर सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें यहाँ पर याद रखना है कि 7वां और 12वां शिलालेख, इन दोनों शिलालेखों के अंदर विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता की बात कही गई है। ऑप्शन डी, 8वां शिलालेख, आखेटन विधि का त्याग करके संबोधि यात्रा प्रारंभ की गई। बिल्कुल सही बात है, 8वें शिलालेख के अंदर आखेटन विधि के त्याग की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 29, अशोक के वृद्ध शिलालेख व उनकी विषय वस्तु के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ 3 प्रश्न के माध्यम से हमने पूरे के पूरे जो 14 वृद्ध शिलालेख हैं उनकी जानकारी यहाँ पर समेटने की कोशिश की है।
तो भाई देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, नौवां शिलालेख, मांगलिक अवसरों पर आयोजित समारोह की निंदा। दोस्तों बिल्कुल सही है। नौवें व्रत शिलालेख के अंदर जन्म, विवाह आदि जो मंगल कार्य होते हैं उनके अवसर के ऊपर जो समारोह आयोजित किए जाते हैं उनके ऊपर जो खर्च वगैरह होते हैं उनकी निंदा की गई है। ऑप्शन बी, 10वां शिलालेख, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, 11वां शिलालेख, विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता के ऊपर बल। दोस्तों ये ऑप्शन असुमेलित है, क्योंकि विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता के ऊपर जो बल की बात कही गई है वह 7वें और 12वें वृद्धि शिलालेख के अंदर है। तो यहाँ पर ये 11वें शिलालेख के अंदर दे रखा है जो गलत है, जबकि 11वें शिलालेख के अंदर धम्म नीति की व्याख्या की गई है कि भाई धम्म के अंतर्गत हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, जैसे भाई दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा हो गई, मित्रों ब्राह्मणों के प्रति उदारता की भावना हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ऑप्शन डी, 12वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र, स्त्रीध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमि महामात्र नामक अधिकारियों का उल्लेख है। तो दोस्तों हमें याद करना है कि 12वें वृद्धि शिलालेख के अंदर एक तो विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता के ऊपर बल देने की बात कही गई है और दूसरा 3 अधिकारियों का उल्लेख है। धम्म महामात्र, दोस्तों धम्म मात्र की नियुक्ति का उल्लेख है वो 5वें वृद्धि शिलालेख में मिलता है, जबकि धम्म महामात्र जो अधिकारी है उनके नाम का उल्लेख है वो 12वें वृद्धि शिलालेख में भी मिलता है। एक स्त्री अध्यक्ष महामात्र हो गया, स्त्रियों के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी, और एक ब्रज भूमि महामात्र हो गया, यानी गोचर भूमि के ऊपर बसने वाले लोगों की देखरेख करने वाला। तो इस धम्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र और ब्रज भूमि महामात्र नामक अधिकारियों का उल्लेख 12वें वृद्धि शिलालेख में है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से अशोक के 13वें वृद्धि शिलालेख में उल्लेखित नहीं है, यानी कि किस चीज का उल्लेख है वह अशोक के 13वें वृद्धि शिलालेख में नहीं है। चलो देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय की गई। दोस्तों बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के यानी 269 ईस्वी पूर्व के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके 8वें वर्ष के अंदर यानी 261 ईस्वी पूर्व के अंदर इन्होंने कलिंग विजय की थी, जिसका उल्लेख 13वें वृत्त शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, इसमें 5 विदेशी व दक्षिण के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने लायक है कि अशोक के किस वृत्त शिलालेख के अंदर किन विदेशी राज्यों का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं कि अगर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों की बात आएगी तो उनका उल्लेख दूसरे वृद्धि शिलालेख में भी है और उनका उल्लेख 13वें वृद्धि शिलालेख के अंदर भी है। यानी दक्षिण के पड़ोसी राज्यों की बात आएगी तो दूसरे वृद्धि शिलालेख में भी है, जहाँ पर चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, श्रीलंका आदि का उल्लेख है, और तीसरे और 13वें वृद्धि शिलालेख के अंदर भी चोल, पांड्य और श्रीलंका के अंदर धम्म विजय का उल्लेख है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दक्षिण के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है वह दूसरे और 13वें वृत्त शिलालेख में। और अगर 5 विदेशी शासकों के उल्लेख की बात आएगी तो उनका वर्णन है वो 13वें वृत्त शिलालेख में है, जबकि पश्चिम की ओर पश्चिम के जो पड़ोसी राज्य हैं यमन, कंबोज और गांधार, इनका उल्लेख 5वें वृत्त शिलालेख में है। तो ये तीनों चीजें हमें अलग अलग स्पष्ट रूप से याद करनी पड़ेंगी। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें भविष्य में लेख लिखने की बात कही गई है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भविष्य में लेख लिखने की बात है वह 14वें वृत्त शिलालेख यानी कि अंतिम जो वृत्त शिलालेख है उसके अंदर कही गई है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 32, अशोक के व्रत स्तंभ लेखों के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जिस प्रकार से अशोक के जो अभिलेख है उनको हमने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख में बांटा, और फिर जो हमारे शिलालेख के अंदर जो हमने बांटा था उनको भी हमने 2 भागों में बांटा, वृद्ध और लघु। उसी प्रकार से स्तंभलेखों को भी 2 भागों में बांटा, वृद्ध और लघु। तो अशोक के जो व्रत स्तंभलेख है उनके बारे में कौन सी बात गलत है वो हमें छांटनी है। ऑप्शन नंबर ए, व्रत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। बिल्कुल सही बात है। और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें व्रत शिलालेखों के साथ में इनका तादात्म्य स्थापित करते हुए याद करना पड़ेगा, कंपेरिजन में याद करना पड़ेगा। जैसे अशोक के व्रत शिलालेखों की संख्या थी 14 और 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, जबकि अगर स्तंभलेखों की बात की जाए तो अशोक के व्रत स्तंभलेखों की संख्या 7 थी और जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। यानी शिलालेख, व्रत शिलालेख संख्या में 14, 8 स्थानों से प्राप्त, और जब व्रत स्तंभ लेख संख्या में 7, 6 स्थानों से प्राप्त। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को छोड़कर सभी लेख में 6 लेख प्राप्त हुए हैं। फिर सभी जगह बिल्कुल सही बात है कि 7 स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, लेकिन 7 केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में थी,
बाकी सभी जगह 6 लेख प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के अंदर 7 लेख प्राप्त हुए हैं, बाकी सभी जगह 6 लेख प्राप्त हुए हैं और टोटल है वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी, रामपुरवा स्तंभ लेख सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्तंभ लेख था वह दिल्ली मेरठ था, जबकि सबसे पहले भाषा पढ़ने की बात आएगी तो वह दिल्ली टोपरा की भाषा पढ़ी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेखों को उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली स्थापित किसने करवाया। दोस्तों पहले तो ये समझिए, दिल्ली टोपरा ये हरियाणा में है और दिल्ली मेरठ ये उत्तर प्रदेश में, दोनों दिल्ली के अगल बगल में है। दिल्ली टोपरा हरियाणा में और दिल्ली मेरठ यूपी के अंदर। तो इन दोनों को अपने मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में स्थापित किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का जो तीसरा महान शासक था। तीसरा शासक, पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा था फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें हम सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं। तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर किस शासक का लेख नहीं है, यानी कि जो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है उनका, उसके ऊपर किस शासक का लेख नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि अशोक ने कौशाम्बी के अंदर अपना स्तंभ लेख है उसको स्थापित करवाया था। उसके बाद में गुप्त काल के अंदर गुप्त शासक समुद्रगुप्त, जिसके दरबारी का हरिसेन थे, उन्होंने इसी स्तंभ लेख के ऊपर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी लिखी थी। और उसके बाद में जब मुगल काल की बात आती है तो बादशाह अकबर ने इसे कौशाम्बी से लाकर और इलाहाबाद के अंदर इसको स्थापित करवाया था। लेकिन यहाँ पर याद रखने लायक बात यह है कि इसके ऊपर सम्राट अकबर का कोई लेख नहीं है, उनके उत्तराधिकारी यानी जहांगीर और उनके दरबारी कवि बीरबल के लेख इसके ऊपर स्थित है। यानी कि अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल के लेख है, जबकि अकबर के लेख नहीं है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35, अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने वाला सबसे बड़ा अभिलेख साक्ष्य कौन सा है, यानी किस अभिलेख साक्ष्य से पता चलता है, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू शिलालेख जो बैराट से मिला है। इससे हमें पता चलता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में रुचि थी, क्योंकि इसके अंदर अशोक ने त्रिरत्नों यानी बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट की है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन है वह गलत है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख हैं वह कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। अशोक के लघु शिलालेख 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो हमें याद रखने लायक बात है कि अशोक के जो वृद्ध शिलालेख है उनकी संख्या 14 थी, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी वृद्ध शिलालेख 8 स्थानों से, जबकि लघु शिलालेख 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी, रूमिनदेई स्तंभ लेख का विषय राजनीतिक है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रूमिनदेई स्तंभ लेख है उसका विषय आर्थिक नहीं होकर, उसका विषय राजनीतिक नहीं होकर आर्थिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उल्लेख है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के अंदर शाक्य मुनि की जन्मभूमि के ऊपर गए और उन्होंने बलि कर को तो पूरी तरीके से माफ किया और भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 किया। यानी कि टैक्स वगैरह की बात है वो केवल रूमिनदेई स्तंभ लेख में है, इसलिए इसका विषय आर्थिक माना गया। अभी बलि कर क्या होता है, यह भी भूमि कर के अलावा एक और प्रकार का कर होता था, तो इसको तो पूरी तरीके से माफ कर दिया था, जबकि भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं, अशोक के लघु शिलालेख में उसके व्यक्तिगत जीवन व धर्म की चर्चा की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 37, अशोक का एकमात्र लेख जिसमें उसकी पत्नी व पुत्र का जिक्र हुआ है, यानी कि अशोक के अभिलेखों में उनकी एक पत्नी और एक पुत्र का जिक्र हुआ है, तो वह कौन सा लेख है और कौन उनकी पत्नी व पुत्र हैं जिनका उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौशाम्बी का लेख, यानी कि अशोक का जो कौशाम्बी का लेख है उसके अंदर उनकी पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख है। इनकी और किसी पत्नी या पुत्र का उल्लेख कहीं पर भी अभिलेखों के अंदर नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 38, शासनकाल के 26वें वर्ष में जारी संघवेद अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं।
यानी कि हमें इसमें याद करना है कि कहाँ से संघ-भेद अभिलेख जारी नहीं हुए हैं। पहले राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है डी, रामपुरवा। तो अब हमें इसके बारे में देखना है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 26वें वर्ष के अंदर संघ-भेद अभिलेख जारी किए थे। भाई संघ-भेद अभिलेख का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति संघ के जो नियम कायदे कानून है उनको भंग करेगा, तोड़ेगा, तो उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, यहाँ से अशोक के संघ-भेद अभिलेख जारी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन सी अशोक द्वारा आजीविकों के लिए बराबर पहाड़ी पर निर्मित गुफा नहीं है? यानी 3 गुफा है, एक नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा नागार्जुनी गुफा। क्योंकि यहाँ देखो अशोक ने आजीविकों के लिए, अशोक ने भी और उनके पुत्र दशरथ ने भी आजीविकों को गुफाएं हैं वो उनको उनके लिए निर्मित करके दान में दी थी। तो अगर अशोक की बात आएगी तो अशोक ने सुदामा, विश्व झोंपड़ी और कर्ण चौपड़, इन 3 सुदामा, विश्व झोंपड़ी, कर्ण चौपड़, इन पहाड़ी के इन गुफाओं का निर्माण किया था। जबकि नागार्जुनी जो गुफा है उसका निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा आजीविकों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का मैकियावली, एक बार थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? राइट आंसर आ जाएगा कौटिल्य को। कौटिल्य के बहुत सारे उपनाम हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। एक तो कौटिल्य है, वो कौन था? तक्षशिला का ब्राह्मण था, ठीक है। और इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। इनका वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। इनको पुराणों के अंदर द्विजर सब कहा गया है और इनके पिता चाणक्य के नाम पर इनको चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के संबंध में असत्य कथन है, यानी कौन सी बात है गलत है अर्थशास्त्र के संबंध में? ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है, बिल्कुल सही बात है। यह अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है जिसके अंदर शासन से संबंधित बातों का उल्लेख है। तो हमें ये नहीं सोचना है अर्थशास्त्र नाम है तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगी। अगला ऑप्शन है यह चंपू शैली में है, बिल्कुल सही है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित शैली, जिसके अंदर गद्य की शैली का भी उपयोग किया गया हो और पद्य शैली का भी उपयोग किया गया हो। 15 अधिकरण, 180 इसमें चैप्टर और 6000 इसमें श्लोक, बिल्कुल सही बात है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसकी प्रथम हस्तलिपि काफ़ी बार पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि की खोज कब और किसने की थी? 1905 में पंडित आर्य शाम शास्त्री द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो वर्तमान के अंदर मैसूर संग्रहालय में स्थित। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा उल्लेखित राज्य के 7 अंग में शामिल नहीं है? यानी कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, तो उनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर आ जाएगा शत्रु। अब देखो भाई, अपने कोई 7 जो इन्होंने अंग बताए वो अपने को पूरे याद होने चाहिए। स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोश मित्र। भाई अपन लंबे लंबे गीत भी याद कर लेते हैं, अपन गाने भी याद कर लेते हैं, तो क्यों ना इसको भी हम अगर बार बार 5-7 बार इसको अगर एक इस सीरीज में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोश मित्र। और इन्होंने शत्रु की भी चर्चा की है, लेकिन वह राज्य के 7 अंग में शामिल नहीं है, बल्कि राज्य के 8वें अंग के रूप में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शत्रु का भी उल्लेख किया है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। इंडिका की रचना किसने की? राइट आंसर आ जाएगा मेगास्थनीज। अब थोड़ा सा हम मेगास्थनीज इंडिका के बारे में जान लेते हैं। भाई सबसे पहले मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी 305 ईस्वी पूर्व के अंदर जब चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, तो उनके बाद में संधि के मतलब संधि के फलस्वरूप मेगास्थनीज नामक राजदूत को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, उसके कुछ अंश हैं वो विभिन्न यूनानी, विभिन्न जो भी अपने पश्चिमी दार्शनिक वगैरह इतिहासकार हैं उनके लेखों के अंदर मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है और ये मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 44। निम्न में से मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित नहीं है, यानी मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका के अंदर बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, तो कौन सी बात है जो मेगास्थनीज की इंडिका के अंदर उपलब्ध नहीं है, उल्लेखित नहीं है? इन्होंने 4 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया।
ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज ने भारत में 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया है। और वो 7 प्रकार की जातियाँ इन्होंने जो बताई हैं वो हैं दार्शनिक, कृषक, शिकारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, अमात्य। एक तो ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियों में से नहीं है, तो दार्शनिक, कृषक, शिकारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, अमात्य। अब देखो भाई 4 प्रकार की जातियाँ थी, ये कुछ मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण है, क्योंकि मेगास्थनीज यहाँ की जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो राजनीतिक जो चीज़ें थी, उनको अच्छे से उनके उनसे वो वाकिफ़ नहीं थे, तो उन्होंने चीज़ों का गलत मतलब निकाला। तो उन्होंने 4 की बजाय 7 प्रकार की जातियों का जो उल्लेख है, वो शायद उन्होंने व्यवसाय के आधार पर किया है। अगला ऑप्शन, भारत में दास प्रथा नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो वो सामान्य लोग और दासों के अंदर अंतर नहीं करने पाए। ऑप्शन सी, भारत लेखन कला का अभाव था। बिल्कुल सही बात है। यानी भारत में लेखन कला का अभाव नहीं था, लेखन कला विकसित हो चुकी थी। भारतीय धर्म ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भी मेगास्थनीज ने भ्रामक यहाँ पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में लेखन कला का अभाव था, और उन्होंने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि अकाल राहत कार्यों का उल्लेख है वो यहाँ पर सोगरा और माइस्तान से जो अभिलेख मिले उनके अंदर हो चुका था। यानी ये इसे मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 45, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित यूनानी देवताओं डियोनिसिस व हेराक्लीज, दोनों को नाम याद करने हैं, इनका संबंध किससे है? यानी कि मेगास्थनीज ने 2 यूनानी देवताओं का उल्लेख किया है, डियोनिसिस और हेराक्लीज। इनका संबंध किन भारतीय देवताओं से? तो राइट आंसर आ जाएगा सी और कृष्ण। यानी कि मेगास्थनीज ने डियोनिसिस जो नाम बताया उसका संबंध हम लगाते हैं शिव से, और हेराक्लीज का लगाते हैं कृष्ण से। निम्न में से मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित नहीं है, किस चीज़ का उल्लेख मेगास्थनीज ने नहीं किया? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का, बिल्कुल सही बात है। जबकि अन्य जो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस आदि नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया है। तो यहाँ पर अगर मेगास्थनीज का नाम आएगा तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त की राजधानी इन्होंने तक्षशिला बताई, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है वह पोलिबोथरा थी। यानी उन्होंने पाटलिपुत्र को पोलिबोथरा कहा था। उन्होंने कहा कि यह गंगा व सोन नदियों के संगम पर स्थित पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन सी, मौर्य काल में चोरी नहीं होती थी, बिल्कुल सही बात है। मेगास्थनीज ने, देखो भाई यहाँ पर याद रखने लायक है कि मौर्य काल के अंदर मेगास्थनीज ने, जबकि गुप्त काल के अंदर फाहियान ने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि भाई इन कालों के अंदर चोरियाँ नहीं होती थी, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। और ऑप्शन डी है, नगर प्रशासन व सैन्य प्रशासन का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, नगर प्रशासन के लिए भी, सैन्य प्रशासन के लिए भी। टोटल इन्होंने 30-30 सदस्यों की इन्होंने इन्होंने समितियों का उल्लेख किया, नगर प्रशासन के लिए अलग और सैन्य प्रशासन के लिए अलग, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, निम्न में से मेगास्थनीज द्वारा वर्णित नहीं है, यानी किस चीज़ का वर्णन मेगास्थनीज ने नहीं किया? सोना बनाने वाली चींटियों का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि भारत में सोना बनाने वाली चींटियाँ मिलती हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन बी है, मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञ में होता था, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि लोग मद्यपान नहीं करते थे, केवल केवल यज्ञ के अंदर इसका मदिरा का उपयोग होता था। ऑप्शन सी, राजा के अंगरक्षकों में महिलाएं शामिल नहीं थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मेगास्थनीज ने भी इस चीज़ का उल्लेख किया है कि राजा के अंगरक्षक हैं वो महिलाएं भी होती थी। और दोस्तों उन्होंने अच्छे से उल्लेख किया है, अपने एनसीईआरटी के अंदर भी वो चीज़ें हैं कि उन्होंने उल्लेख किया है कि जब राजा सह ब्राह्मण के ऊपर चलते थे तो उनके अंगरक्षक है वो हाथियों के ऊपर सवार होकर चलते थे, और साथ में वो पेड़ लेके चलते थे, और उन पेड़ों के ऊपर प्रशिक्षित तोते होते थे। ठीक है। और इस काल के अंदर जो वेश्याएं होती थी, जो इस काल के अंदर गणिकाएं होती थी, वह भी गुप्तचरी का कार्य करती थी, और राजा को बहुत डर लगता था। वह कभी भी एक कमरे के अंदर 2 रात नहीं सोता था, और भोजन खाने से पहले भी खास जो सेवक होते थे वो उनका भोजन चखते थे। और ऑप्शन डी, अंगरक्षक पेड़ों के साथ, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 48, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली? तो राइट आंसर आ जाएगा गणानंद। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 49, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर आ जाएगा तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला का जो आचार्य था वह कौटिल्य था। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने लायक है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजकलम खेलते हुए देखकर उनसे प्रभावित होकर और कौटिल्य ने इन्हें 1000 कर्षार्पण के अंदर खरीदा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? यानी कि सबसे पहले किस अभिलेख के अंदर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर आ जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। और इसके अंदर सुदर्शन झील के निर्माण और उसके पुनरुद्धार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य सबसे पहले चंद्रगुप्त के साथ में किसने किया था? यानी किसने ये चीज़ स्पष्ट की थी कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है वह चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने। यानी विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस नाम का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52, चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था, ये बात किसने कही थी? तो राइट आंसर आ जाएगा प्लूटोर्क ने। जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ये प्रश्न कई बार, दो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने डाले हैं। एक तो चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला, यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी प्लूटोर्क ने। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था जस्टिन ने। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 53, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में। कौन सा जो कथन है वह असुमेलित है? यानी कि विभिन्न स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य की अलग अलग जातियों का उल्लेख मिलता है, तो कौन सा असुमेलित है वो हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण साहित्य इसलिए मानता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद के जितने भी शासक हुए हैं मौर्य वंश के अंदर, उनका झुकाव जैन और बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा रहा है। इसलिए संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है वह इन्हें शूद्र मानता है। ऑप्शन बी, बौद्ध और जैन साहित्य इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि बौद्ध और जैन साहित्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय बताते हैं। ऑप्शन सी, जस्टिन व ग्रीक साहित्य है वह सामान्य कुल में उत्पन्न मानते हैं। बिल्कुल सही है। और मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखा दत्त ने की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति वृषल मानते हैं या निम्न कुलीय मानते हैं। तो बिल्कुल सही है। याद करने का इसमें तरीका क्या है मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण साहित्य है और जो भारतीय जो भाई लेखक है वो इनको निम्न जाति का मानते हैं। ये याद करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को इन्होंने प्रश्रय नहीं दिया, इसलिए ये इनसे नाराज थे। इस प्रकार से तादात्म्य स्थापित कर सकते हो। बौद्ध और जैन साहित्य हैं वो इनको मानते हैं क्षत्रिय। ये यहाँ पर इस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं कि यानी बुद्ध काल के अंदर यानी महाजनपद काल के अंदर जो अपनी ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसके अंदर ब्राह्मणों का महत्व कम हो गया था और इनके स्थान पर क्षत्रिय है उनका महत्व ज़्यादा हो गया था। तो बौद्ध और जैन साहित्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जाति है वो क्षत्रिय बताई गई है। जबकि जो पूरा ग्रीक साहित्य है जो अपने यूनानी साहित्य है उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि उसको अपने यहाँ की राजनीति से लेना देना क्या था, तो उन्होंने इनको सामान्य कुल का माना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 54, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर आ जाएगा 305 ईस्वी पूर्व के अंदर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया। दोनों के बीच में संधि हुई थी। संधि की शर्तें क्या थी? असत्य कथन अपने को छांटना है प्रश्न नंबर 55 के अंदर। तो देखो भाई, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। बिल्कुल सही है भाई। मध्य भारत और उड़ीसा के जंगल के अंदर हाथी बहुतायत में पाए जाते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। इनको उसके अंदर संधि के तहत दिए थे क्योंकि हाथियों का युद्ध भूमि के अंदर बहुत ही महत्व होता था। अगला ऑप्शन है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। यह भी बिल्कुल सही है और ये विश्व के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ऑप्शन सी, डायमेकस नामक यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीस नामक अपने राजदूत को भेजा था, जबकि डायमेकस है वह बिंदुसार के काल में आया था। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में 4 प्रांत प्राप्त किए थे। बिल्कुल सही बात है। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात नामक 4 प्रांतों को इन्होंने प्राप्त किया था। तो दहेज की नहीं, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में अगर संधि की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को केवल 500 हाथी दान में दिए थे। ठीक है, 500 हाथी दिए थे। जबकि
चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर से क्या प्राप्त हुआ? उनकी पुत्री हेलेना प्राप्त हुई। राजदूत है क्या नाम है, मेगास्थनीज, वो इनके दरबार में आया था और इनको दहेज में 4 प्रांत प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56। किस मौर्य शासक ने जैन आचार्य भद्रभाव के सानिध्य में जैन धर्म को अपनाया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों के अंदर भीषण अकाल पड़ा था और वे जैन आचार्य भद्रभाव के साथ में तपस्या करने के लिए दक्षिण के अंदर, आज जो कर्नाटक है उस टाइम मैसूर के नाम से जाना जाता था, उसके वहाँ पर जाकर, यानी वहाँ पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 57। सुदर्शन झील कहाँ पर है? गिरनार, गुजरात के अंदर। उसके निर्माण व जीर्णोद्धार के संबंध में कौन सा सुमेलित है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेख साक्ष्य है वो गिरनार गुजरात वाला, ये अपन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। और इसके अंदर सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार का जिक्र किया गया है। तो किस काल के अंदर, किस शासक के काल में किसने इसका निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया, वह हमें देखना है। तो भाई सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर उनके राजदूत पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका जीर्णोद्धार इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। अशोक के समय तुसाप ने करवाया था, ये गलत है, कुणाल नहीं आएगा। अशोक के समय तुसाप ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जबकि शक शासक रुद्रदामन के समय सुविशाख ने करवाया था और इसंगुप्त के समय, जो ये अपने गुप्त वंश के शासक थे, इनके समय चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये अपने को याद करना है, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक, तुसाप, रुद्रदामन, सुविशाख, स्कंदगुप्त, चक्रपालित। इस प्रकार से अपने को लगातार अगर 5, 7, 10 बार बोलेंगे तो अपने माइंड के अंदर स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें, छप जाएगा माइंड के अंदर। अगला प्रश्न हमारा बिंदुसार के उपनाम के संबंध में असुमेलित है, यानी बिंदुसार के विभिन्न साहित्यिक स्रोतों के अंदर अलग अलग नाम मिलते हैं, तो उसमें कौन सा असुमेलित, कौन सा गलत है, वो हमें छांटना है। वायु पुराण के अंदर इन्हें भद्रसार कहा गया है, बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथों के अंदर इन्हें सिंहसेन कहा गया है, सिंह मतलब शेर, यानी इनका प्रतीक चिन्ह है, यानी जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। महाभाष्य पतंजलि में बिंदुसार मौर्य, ये गलत है, क्योंकि महाभाष्य के अंदर, महाभाष्य किसकी रचना थी? महाभाष्य पतंजलि की रचना थी, व्याकरण ग्रंथ था। इसके अंदर बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला, ठीक है। और यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्रोकेटीज कहा है, यानी इसका अर्थ भी यही होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रोकेटीज का ही संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 59। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? राइट आंसर आ जाएगा अशोक को। देखो यहाँ पर बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिंदुसार के समय तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। दोनों विद्रोह का कारण क्या था? जो स्थानीय अधिकारी थे उनका व्यवहार, उनके व्यवहार से जनता खुश नहीं थी। तो तक्षशिला के अंदर जो 2 विद्रोह हुए थे, उसमें से पहले विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजा गया था, ठीक है। और जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए सुसीम को भेजा गया था, लेकिन सुसीम विद्रोह को दबाने में असमर्थ हुआ था और फिर दोबारा से सम्राट अशोक को ही भेजा गया और अशोक ने उस विद्रोह का दमन किया। और एक विद्रोह, और जब अशोक शासक बना तो उनके समय भी तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए इनके पुत्र कुणाल को भेजा गया था, जो अंधा था। तो ये चीज़ें अपने माइंड में स्पष्ट होनी चाहिए कि बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम द्वारा विद्रोह दबाने में असमर्थ होने के कारण फिर दोबारा से अशोक को भेजा गया था विद्रोह को, वहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। और अशोक के काल के अंदर भी तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था, जिसको उनके पुत्र कुणाल ने दबाया था। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 60। चाणक्य के पश्चात बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना? राइट आंसर आ जाएगा खल्लाटक। देखो भाई, चाणक्य के बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक बना था, क्योंकि एक जगह उल्लेख आता है यहाँ पर दिव्यदान के अनुसार, उसमें ये बात का उल्लेख है कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान था खल्लाटक। तो इसका मतलब यही हुआ कि बिंदुसार का जो भाई मतलब प्रधानमंत्री था वह कौन था? वह खल्लाटक था। जबकि इनके शासन के अंतिम काल के अंदर बात की जाए तो राधा गुप्त है, वो प्रधानमंत्री थे और इनकी सहायता से ही सम्राट अशोक है वो राजगद्दी पर बैठे थे और राधा गुप्त सम्राट अशोक के भी प्रधानमंत्री रहे थे। प्रश्न नंबर 61। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत बिंदुसार
के दरबार में कौन आया था, यानी कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो राइट आंसर आ जाएगा डायमेकस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो बातें याद करनी है कि सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, उनका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के बाद में यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, बिंदुसार शासक बन गया था। और वहाँ और ये जो मेगास्थनीज थे ये वापस चले गए थे, और इनकी जगह बिंदुसार के काल के अंदर डायमेगस नामक राजदूत आया था। तो अगर अगर सीरिया से आने वाले राजदूतों की बात की जाए तो पहला राजदूत था मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, और दूसरा राजदूत था डायमेकस जो बिंदुसार के काल में आया था। अगला प्रश्न हमारा, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से किन वस्तुओं की मांग की? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, एथेनियस के अनुसार एथेनियस ने विवरण दिया है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन कौन सी? मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो भाई इन्होंने एंटियोकस फर्स्ट ने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए, लेकिन इन्होंने यूनानी कानून का हवाला देते हुए दार्शनिक के विक्रय पर अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार हम दार्शनिक को आपके वहाँ पर नहीं बेच सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63। अशोक का राज्याभिषेक हुआ, यानी कब हुआ अशोक का राज्याभिषेक? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 269 ईस्वी पूर्व के अंदर। दोस्तों, अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व के अंदर राज्यारोहण किया था, यानी कि गद्दी पर बैठे थे, लेकिन इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक है वो 4 वर्ष पश्चात 269 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। दोस्तों, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो था, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।